हेलो एवरीवन, आई एम फरमीदा। आज का हमारा टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। कल क्या हुआ था ये जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, आजकल मोबाइल्स में देख सकते हैं सर्च करके। लेकिन कुछ साल पहले क्या हुआ था ये हम किसी से सुन सकते हैं, लेकिन बहुत सालों पहले क्या हुआ था ये हम कैसे पता कर सकते हैं। ये हम पता कर सकते हैं अतीत के द्वारा कि अतीत के लोग कैसे रहा करते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे, क्या उनका रहन सहन था, क्या उनका खान पान था। उस टाइम के जो उस दौर के जो लोग हुआ करते थे, जैसे कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, व्यापारी हो गए, पुरोहित हो गए, उनका जीवन किस टाइप का था। तो इस बारे में हमें जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है, इस बारे में हमें जानकारी इतिहासकार के द्वारा प्राप्त होती है। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करता है, लिखता है, उसे एक अधिकार के रूप में इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न स्रोतों का एक प्रमाण के रूप में जनता के सामने क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। नोट कर लीजिए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कौन थे? ये एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे। इन्होंने सबसे पहले इतिहास को लिखा था। और इनकी एक बहुत फेमस बुक है, वो कौन सी है? द हिस्ट्री, द हिस्ट्रीज। ये इनकी बहुत फेमस बुक है। तो क्वेश्चन भी बन सकता है, द हिस्ट्री किसकी लिखी हुई बुक है? तो वो है हेरोडोटस की लिखी हुई बुक है। अब जो पहले के लोग हुआ करते थे, जो कई साल लाख वर्ष पूर्व की बात बता रही हूँ मैं, जो कई साल लाख वर्ष पूर्व के जो लोग हुआ करते थे, वो अधिकतर कहाँ पे रहा करते थे? वो अधिकतर नदी के जो तट हुआ करते थे उनके किनारे, क्योंकि पहले के जमाने में मैदान बहुत कम मिला करते थे, तो उनका जीवन यापन नदियों के किनारे हुआ करता था। जैसे हम देखते हैं कि नर्मदा नदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो एमपी से वो एमपी से अमरकंटक अमरकंटक से निकलती हुई गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरती है। कहाँ से? गुजरात से और महाराष्ट्र से गुजरती हुई कहाँ आकर पहुंचती है? अरब सागर में। खंबात की खाड़ी में आकर के मिल जाती है।
इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। इस नदी के ये जो किनारे किनारे पहले लोग, बहुत साल पूर्व की बात है, तो बहुत साल पहले इनके नदी की तटों पर बस्तियां रहा करी है, लोग रहते थे। उनका खान पान क्या रहा करता था? तो वो लोग क्या करते थे, मछलियां मछलियां पकड़कर, जो नदियों में से मछली पकड़कर उन्हें अपना भोजन बनाया करते थे, और फलों पत्तियों और जड़ों को उनसे अपना भोजन संग्रहणय किया करते थे। और ये लोग आखेटक भी हुआ करते थे। यानी कौन कौन हुआ करते थे? आखेटक भी हुआ करते थे, यानी शिकार भी क्या करते थे। खाने में क्या खाया करते थे? मछलियां, फल फूल, जड़ें इत्यादि भोजन संग्रह किया करते थे। तो ये नर्मदा घाटी के, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि उसके आगे लोग नदियों के तटों पर भी रहा करते थे और पर्वतों के किनारे भी रहा करते थे। तो आपने सुलेमान और किरधर पर्वत तो सुना ही होगा। ये सुलेमान है, ये ईरान, इसका पूर्वी छोर ईरान के पठार पर है। और इसका जो फेमस शिखर है सुलेमान पर्वत का, वो कहाँ पर है? फेमस शिखर बलूचिस्तान में। इस पर्वत के आसपास भी बहुत सारे लोग रहे हैं, और माना जाता है लगभग लगभग 8,000 वर्ष पूर्व यहाँ पे गेहूं, जो की खेती की जाती थी। और यहीं से लोगों ने यहीं पर पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यहीं से पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब हम पढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सहायक नदियां किन्हें कहा जाता है? और सिंधु नदी पे कितने वर्ष पूर्व बस्ती रही होगी? तो लगभग कहा जाता है वर्ष पूर्व सिंधु पर लोग रहा करते थे, सिंधु नदी के किनारे पर लोग रहा करते थे। ये सिंधु नदी है। सहायक नदियां क्या होती है? जब एक बहुत बड़ी नदी में से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, जैसे ये हो गई झेलम नदी, ये हो गई चेनाब नदी, ये हो गई रावी नदी, ये हो गई व्यास नदी, ये हो गई सतलुज नदी। इस सारे
सारी नदियां आपस में मिल रही हैं एक दूसरे से, तो सहायक नदी उन्हें कहा जाता है जब एक बहुत बड़ी नदी में जो सारी छोटी छोटी नदियां आके मिल जाती है, तो इसको सहायक नदी कहा जाता है। तो ये पांचों इसकी सहायक नदियां हैं। इन नदियों के किनारे लोग कई वर्षों पूर्व रहा करते थे। मछलियों से आखेटकों के द्वारा भी वहां पर भी भोजन संग्रह इसी तरह से चलता रहा। अब हम पढ़ते हैं जो लोग हुआ करते थे उस दौर पे, तो वो यात्राएं भी किया करते थे क्या? हाँ, तो वो यात्राएं भी किया करते थे। चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे समुद्र हो, हर चीज को पार करके कठिनाइयों का सामना करते हुए वहां के लोग यात्राएं किया करते थे। कई लोग तो जानकारी दूसरे स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए यात्राएं किया करते थे। कई लोग थे जो अपने गुरुओं के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। कई लोग व्यापार के इरादे से जाया करते थे, आयात निर्यात किया करते थे, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। और जो सैनिक थे वो युद्ध लड़ने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कई लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो उस द्वारा हम कह सकते हैं कि उस दौर में भी इतनी सारी कठिनाइयां थी, तो भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। उस जमाने में भी लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव विद्यमान था, जैसे आज है। अतीत में क्या हुआ करता था कि जो वहां के जो राजा रानियां थे उनका जीवन बहुत अलग था। जो कृषक हुआ करते थे, जो पुरोहित हुआ करते थे, जो व्यापारी हुआ करते थे, उनका जीवन बहुत अलग था। सबका एक जैसा तो नहीं था, उनके बीच में भी ऊंच नीच का भेदभाव था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताती हूँ कि अंडमान निकोबार में जो लोग रहते थे वो मछलियों से अपना भोजन का इंतजाम कर लिया करते थे। लेकिन जो लोग शहरों में रहा करते थे वो वो तो इंसान इस तरह से अपना भोजन संग्रह नहीं कर सकता, तो उसको एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता था, क्योंकि किसी के यहाँ काम करेगा तो उसके द्वारा वो अपना भोजन प्राप्त करता था। तो इस तरह से उस जमाने में भी ये ऊंच नीच की जो खाई है वो विद्यमान हुआ करती थी। अब हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी, वो उस जमाने की जो ईंटें हुआ करती थी, उस जमाने की जो पत्थर हुआ करते थे, जो वस्तुएं हुआ करती थी पक्की ईंटों की बनी हुई, ये किसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ करती थी? पुरातत्वविदों के द्वारा। अब ये पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो ईंट या पत्थर की इमारतों के अवशेष चित्रकारी, कलाकारी के बारे में अध्ययन करता है। जैसे उस जमाने में पत्थर हो गए, औजार, हथियार या औजार पत्थर हो गए, और पक्की मिट्टी के बने पात्र, पत्थर की जो चीजें हुआ करती थी या जो औजार हुआ करते, जो पक्की मिट्टी के बने हुए जो पात्र हुआ करते थे, या फिर जो सिक्के हुआ करते थे, इन सब की खोज पुरातत्वविदों के द्वारा की जाती थी। ये जो पुरातत्वविद हुआ करते थे ये बहुत खोज पड़ताल करते थे पुराने सिक्के। वहां पे बोला जाता है कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व
जब वहां का गांव समाप्त हो गया था, लोग वहां पे नहीं रह रहे थे, तो वहां के जो सिक्के थे शायद वहां पे आग की वजह से कुछ जल गए। लेकिन जो पुरातत्वविद हुआ करते थे बहुत गहराई से खुदाई के द्वारा चीजों को प्राप्त करते थे। कुछ चीजें जल गई थी, लेकिन वहां पे गेहूं के जले हुए दाने भी प्राप्त हुए थे। और बहुत सारे पात्र जो बने हुए थे पक्की मिट्टी के, वो भी नहीं जले थे। और हथियार जो मजबूती के साथ बनाए गए थे पत्थरों से, वो भी अवशेष के रूप में प्राप्त हुए थे। तो हमें ये सब जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है? पुरातत्वविदों के द्वारा प्राप्त होती है। कुछ जानकारी हमें पांडुलिपियों के द्वारा प्राप्त होती है। पांडुलिपि किन्हें कहा जाता है? पांडुलिपियों के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? पांडुलिपियां, पांडुलिपियां ये एक तरह का लेख हुआ करता था जो किससे लिखा जाता था? हाथों से। पांडुलिपि अंग्रेजी शब्द मैन्युस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट से निकला है, से स्क्रिप्ट के मेनू से, मेनू से निकला है। जिसका अर्थ हाथ से है, क्योंकि ये हाथों के द्वारा लिखी जाती है। जो पांडुलिपियां होती थी वो कागजों पे थोड़ी ना लिखी जाती थी, वह किस पे लिखी जाती थी? तार पत्रों पर। यह हिमालय में पाए जाने वाले भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां हमें कहाँ पे प्राप्त होती थी? तो मंदिरों में। कहाँ पे प्राप्त हुई हम लोगों को? मंदिरों में, विहारों में। और कई पांडुलिपियां तो जल गई, जो उसके राख अवशेष मिले। ये पांडुलिपियां किन के लिए लिखा जाता था? तो रानियों, जीवन की जीवन श्रेणी को बताने के लिए, जीवन शैली को बताने के लिए कविताएं भी लिखी जाती थी पांडुलिपि में। और इनकी जो भाषा हुआ करती थी वह संस्कृत हुआ करती थी। और प्राकृत भी हुआ करती थी। ये दो तरह की भाषा में पांडुलिपि सबसे अधिक लिखी गई थी। अब पांडुलिपि तो पेड़ों की छाल पे लिखी जाती थी या ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, लेकिन जो ठोस पत्थर पर खुदाई के द्वारा लिखा जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? अभिलेख। ठोस धातु या
पत्थरों पर कठोर उत्कीर्ण या फिर खुदाई के द्वारा लिख लीजिए। द्वारा लिखा जाता था। अभिलेख सबसे ज्यादा किसके लिए लिखे गए? तो अभिलेख सबसे ज्यादा कहा जाता है लगभग 2250 वर्ष पूर्व। जो एक अभिलेख सेफ है दीदी कहाँ है? वर्तमान के अफगानिस्तान के कंधार में है। और वो किसके लिए लिखा गया था? अशोक के लिए। अशोक के लिए। अशोक ने उसमें क्या उत्कीर्ण करवाया था? तो उस अशोक ने उस अभिलेख में अपना महाधम्म उत्कीर्ण करवाया था, यानी साधारण जीवन कैसे जिया जाता है उसके बारे में उसमें उत्कीर्ण करवाया था। और इसके अलावा जो युद्ध में विजय हासिल करते थे वो अपने विजेता को पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते थे। राजा रानियां भी हुआ करती थी, वो भी शौकीन थे, अपने बारे में अपने जीवन के बारे में पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे देश का नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये तीनों नाम कैसे पढ़ा? इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। ये इंडिया नाम कैसे पड़ा? ये जो इंडिया वर्ड है ये इंडस, इंडस एक लैटिन शब्द है, वहां से निकला है। जो इंडिया है, इंडस एक लैटिन शब्द है, वहां से निकला है। और जो यूनान यूनान और ईरानी से जो लोग आया करते थे वह इंडिया को लैटिन शब्द है जिसका सॉरी इंडस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? सिंधु कहलाता है। सिंधु कहा जाता है। और जो यूनान और ईरानी से जो लोग आए वो स को ह बोला करते थे, तो उन्होंने इंडस को इंडूस उन्होंने क्या किया? ये जो सिंधु था, ये जो इंडस था उसको इंडस लैटिन शब्द था सिंधु, उसको सिंधु को वो लोग हिंदू बना दिए। तो मतलब उन्होंने इंडस को हिंदूस बोल दिया और हिंदूस बोल दिया। और इंडिया किसे कहा करते थे? जो भारत के पूर्वी छोर था उसको ये लोग ईरानी और यूनानी जो हुआ करते थे उसको उन्होंने इंडिया बोला। तो इस तरह से
भारत के पूर्वी छोर को या पूर्वी भूमि को इंडिया कहा। तो ये भारत नाम कैसे पड़ा? उत्तर से पश्चिम पश्चिम में रहने वाले समूह को भारत कहा करते थे। उत्तर से पश्चिम रहने वाले समूह को भारत कहा करते थे और माना जाता है चक्रवर्ती सम्राट को भरत कहा जाता था। तो इसके आधार पर भारत नाम रखा गया, हमारे देश का नाम। अब हिंदुस्तान कैसे रह गया? जो ईरान से जो लोग आए थे, ईरानी और यूनानी, वो हमेशा स को ह बोला करते थे। उन्होंने क्या किया? सिंधु वर्ड को हिंदू में परिवर्तन कर दिया। किसमें? हिंदू बना दिया। सिंधु को उन्होंने हिंदू बना दिया और स्थान प्रत्यय लगाकर हिंदुस्तान बना दिया। तो इस प्रकार हमारे देश का नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये 3 नाम इस प्रकार से रखे गए। अब हम पढ़ेंगे तिथियां। तिथियां ये है जीसस यानी ईशा मसीह। इधर के जो आ जाएंगे वो ईशा के जन्म से पूर्व, तो उसको बोलते हैं ईशा पूर्व। और जो ईशा के जन्म से हुआ था उसको बोलते हैं ईस्वी। ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में बीसी लिखते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। और ईस्वी को हम एनो डोमिनो लिखा जाता है। बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनो को जब हम ईस्वी की सदियां गिनते हैं तो बिफोर को बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और इसको सीई यानी कॉमन एरा के रूप में लिखते हैं। अब जैसे हैं, इधर हम लिखेंगे 100, इधर लिखेंगे 200, इधर लिखेंगे 300, लिखेंगे 400, और इधर हम लिखेंगे 100, 200 एंड 400। जो ईशा पूर्व की तिथि होगी तो इसको हम क्या लिखेंगे? 200 BC। और जो ईशा के जन्म के बाद की थी, जो ईस्वी थी, तो हम उनको लिखेंगे 300 सी या फिर एडी। ठीक है। और जो प्रेजेंट टाइम में हम लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं पीडी। पीडी किसको बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम के डेट को।
तो आज का लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। डेली हमारे चैनल्स पे हर एक डेली आज क्या कब कैसे और कहाँ फर्स्ट लेसन लर्न करवाया गया है, कल आप लोगों को सेकेंड लेसन लर्न करवाया जाएगा। तो आप लोग प्लीज, ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, प्लीज इस पर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं, ताकि आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।